बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ लिया और इंशाल्लाह जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसकी PDF फाइल भी आप तक पहुंच चुकी होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ नोट डाउन कर लें कि आपको चैप्टर नंबर 4 का काम अपने जर्नल्स में मुकम्मल करना है। जिस तरह आपको PDF भेजी गई है बिल्कुल उसी तरह सही। दोनों चैप्टर जो अब तक हो चुके हैं, चैप्टर 3 और 4 का इंडेक्स भी आपको भेजा गया है और उसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर 4 है उसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको भेज दी गई है। जर्नल में करने का काम है और उसके साथ साथ बुक में सॉल्व करने का काम भी है। तो आप लोगों को सबसे पहला काम जो नोट डाउन करना है वो ये कि आप चैप्टर नंबर 4 अपने जर्नल्स में मुकम्मल करेंगे। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 living organisms and their environment. Okay, so put out your books and open the page number 39 and some part of the topic is on page number 40 and put out the pencils and highlighter to note down the important points. Okay, chapter number 5 शुरू कर रहे हैं, living organism and their environment. living organism आप समझते हैं और एनवायरनमेंट भी आपको कई मर्तबा पढ़ाया जा चुका है। इस चैप्टर में एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें हम लोग बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, तो बहुत तवज्जो से आप लोग लेक्चर्स को सुनेंगे और चीजों को समझेंगे। हमारा आज का टॉपिक तो बेसिकली एनवायरनमेंट है, लेकिन एनवायरनमेंट के जो दीगर कंपोनेंट्स हैं और उससे रिलेटेड चीजें हैं और कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं, बाद में एनवायरनमेंट के डेफिनेशन हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इकोलॉजी। इकोलॉजी इज अ न्यू टर्म फॉर यू। इसको आप हाईलाइट करें, आपके पास पेज नंबर 39 पर मौजूद है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म themselves and with their environment. The branch of biology which deal with the relationship of living organisms themselves and with their environment. क्या है इकोलॉजी? इकोलॉजी बायोलॉजी की एक शाख है, एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म themselves, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में ताल्लुक एंड विद देयर एनवायरनमेंट, और उनके एनवायरनमेंट के साथ या एनवायरनमेंट में मौजूद नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। आप जानते हैं ना कि एनवायरनमेंट में जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग है वो तमाम चीजें शामिल हैं, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो इकोलॉजी में किसी भी एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में ताल्लुक को स्टडी किया जाता है और उसके साथ साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस किया जाता है। क्या ताल्लुक होता है ये आपस में, इसको जरा समझिए। रिलेशनशिप से मतलब क्या है? लिविंग थिंग का लिविंग थिंग से आपस में ताल्लुक क्या है? मिसाल के तौर पर हम जो रहते हैं इन इलाकों में या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें जो दरख्त पौधे मौजूद हैं, खेत वगैरह मौजूद होते हैं, तो प्लांट भी लिविंग थिंग है और ह्यूमन भी लिविंग थिंग है और उसमें दीगर एनिमल भी रहते हैं। तो इनका आपस में ताल्लुक क्या है कि एनिमल्स और ह्यूमन जो प्लांट है उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, ये आपस में इनका एक ताल्लुक है और उसके नतीजे में ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो प्लांट को मिलती है। तो आपस में इस तरह लेन देन का मामला चलता है। ये है वो ताल्लुक जिसको इकोलॉजी में स्टडी किया जाता है, सही। और उसके साथ साथ हमने कहा कि लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से ताल्लुक, तो ये क्या है? मतलब यहाँ एनवायरनमेंट में लाइट मौजूद है, लाइट एक नॉन लिविंग थिंग है, और कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं। इनका लिविंग थिंग से ताल्लुक है। प्लांट लिविंग थिंग है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। वाटर, प्लांट को जरूरत है वाटर की। पानी नॉन लिविंग थिंग है, तो इसे पानी की जरूरत लिविंग थिंग्स को भी होती है। तो ये नॉन लिविंग थिंग से ताल्लुक हो गया लिविंग थिंग का। तो इस
तरह इकोलॉजी में लिविंग थिंग्स का आपस में ताल्लुक और लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स से ताल्लुक है वो पढ़ा जाता है। सही। उसके बाद ये आपने नोट कर ली, इकोलॉजी की डेफिनेशन आपकी किताब में मौजूद है। उसके बाद द साइंटिस्ट हु स्टडी दीज रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड इकोलॉजिस्ट। यहां थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, इसको सही कर दिया जाए। जहां IES आना चाहिए, ओके, स्टडीज। तो ये दोस्त हो गया। The scientist who studies these interrelationship is called ecologist. वो साइंसदान जो इन इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करता है या करते हैं तो उसे इकोलॉजिस्ट या इकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, एक हो तो इकोलॉजिस्ट, एक से ज्यादा हो तो इकोलॉजिस्ट के। तो वो साइंसदान जो इस इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इकोलॉजिस्ट। अब दीगर जो छोटी छोटी डेफिनेशन है उनको भी समझ लें। हैबिटेट, हैबिटेट आपने पहले भी पढ़ा है। हैबिटेट क्या है? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, वो जगह जहां, ऑर्गेनिज्म का मतलब लिविंग थिंग्स, वो जगह जहां लिविंग थिंग्स जिंदगी गुजारती हैं, यानी वहां खाती पीती हैं और दीगर चीजें हासिल करते हैं, शेल्टर उन्हें मिलता है वहां और अपनी तादाद बढ़ाने का मौके होते हैं और वहीं वो मर जाते हैं। तो वो प्लेस जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदगी गुजारते हैं वो क्या कहलाती है? हैबिटेट। ओके, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, हैबिटेट क्या है? द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, वो जगह जहां लिविंग थिंग्स जिंदगी गुजारती हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम हैबिटेट, एक ऑर्गेनिज्म में जो एक हैबिटेट में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहते हैं, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको मजमूई तौर पर कम्युनिटी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जंगल में दरख्त भी हैं, घास भी है, मुख्तलिफ तरह के पौधे होते हैं ना, तरह तरह के पौधे हैं, फिर उसमें परिंदे भी हैं, दीगर जानवर भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं। तो ये सारी लिविंग थिंग्स हैं, सारे ऑर्गेनिज्म हैं। और ये किसी एक जगह रह रहे हैं, किसी एक हैबिटेट में रह रहे हैं, तो इन तमाम की जो मजमूई आबादी है वो क्या कहलाएगी? कम्युनिटी। सही। ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ये ज़हन में रहे कि मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म किसी एक हैबिटेट में मिलकर रह रहे हो तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी। जैसे पानी में मछलियां भी हैं, कछुए भी हो सकते हैं और झींगे भी हो सकते हैं, केकड़े भी हो सकते हैं। तो ये सब अगर मिलकर किसी एक हैबिटेट में रह रहे हैं तो इन सब की जो मजमूई आबादी है वो क्या कहलाएगी? कम्युनिटी। इसी तरह शहर में इंसान भी हैं, डोमेस्टिक पेट्स भी हैं, दरख्त भी हैं, तो ये सारे लिविंग थिंग्स हैं। तो किसी एक जगह ये मिलकर रह रहे हैं, किसी एक हैबिटेट में रह रहे हैं, तो इन सब की जो मजमूई आबादी है वो क्या कहलाएगी? कम्युनिटी। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन पॉपुलेशन, इसको भी तवज्जो से सुने, इन दोनों में फर्क लाजमी समझना है। पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट, किसी हैबिटेट में जो एक मखसूस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक मखसूस ऑर्गेनिज्म की मुकम्मल आबादी है वो क्या कहलाती है? पॉपुलेशन। जैसे हमने कहा कि जंगल में घास है, तो घास के जितने भी पौधे हैं, घास जहां जहां लगी हुई है वो सारी घास क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन ऑफ ग्रास। सही। जंगल में बंदर भी है, हाथी भी है, तो जंगल में जितने भी बंदर हैं
वो सारे क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन ऑफ मंकीज, पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट, पॉपुलेशन ऑफ लायन। ओके, तो किसी एक हैबिटेट में किसी एक तरह के ऑर्गेनिज्म का पूरा जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। कम्युनिटी में मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि पॉपुलेशन में ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटी ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। दोनों का फर्क समझ में आ रहा है? कम्युनिटी का मतलब है मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिज्म किसी एक जगह रह रहे हो, और पॉपुलेशन का मतलब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म जो एक कम्युनिटी में या एक हैबिटेट में मौजूद हो, उन्हें क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। जैसे शहर में इंसान एक पॉपुलेशन, ओके, डॉग्स एक पॉपुलेशन, कैट्स एक पॉपुलेशन, ये सारे मिल जाए तो कम्युनिटी बन जाती है जिसको हम शहर कहते हैं। ओके, तो तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई। क्या क्या पढ़ा अभी हमने इसमें? हमने पढ़ा इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील विद द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ एंड विद देयर एनवायरनमेंट। ओके, और उसके बाद इकोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? द साइंटिस्ट हु स्टडीज interrelationships of organism, या the scientist who studies ecology is called ecologist। उसके बाद हैबिटेट क्या है? the place where organism live, वो जगह जहां ऑर्गेनिज्म रहते हैं यानी जिंदगी गुजारते हैं। उसके बाद कम्युनिटी ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शेयरिंग सेम हैबिटेट, एंड पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ हैबिटेट। उसके बाद बात करते हैं आज के दिन का दूसरा टॉपिक यानी एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो आप लोग पहले भी पढ़ते रहे ना। एनवायरनमेंट क्या है? सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चारों तरफ एक ऑर्गेनिज्म के जो कुछ भी मौजूद है वो उसकी सराउंडिंग है। अब हम इसको थोड़ा सा और डीपली जरा देख रहे हैं, ठीक है? थोड़ी सी डिटेल्ड डेफिनेशन है एनवायरनमेंट की, थोड़ी एडवांस डेफिनेशन। ऑल द थिंग्स व्हिच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो तमाम चीजें जो किसी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को मुतासिर करती हैं वो उसका क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट। ऑल द थिंग्स व्हिच अफेक्ट द वे ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो तमाम चीजें जो किसी ऑर्गेनिज्म की, किसी लिविंग थिंग की जिंदगी को अफेक्ट करती हैं, मुतासिर करती हैं, वो क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट। जैसे हम शहर में रहते हैं तो यहाँ दूसरे जो इंसान हैं वो भी हमारा एनवायरनमेंट है। यहाँ जो दरख्त पौधे हैं वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, हमें मुतासिर करते हैं, तो वो भी हमारा एनवायरनमेंट है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ ऑक्सीजन है, ये हमें मुतासिर कर सकती है, ये भी हमारा एनवायरनमेंट है। यहाँ रोशनी है और रोशनी हमें मुतासिर करती है, ये हमारा एनवायरनमेंट है। तो ये वो सारी चीजें जो किसी ऑर्गेनिज्म की जिंदगी को मुतासिर कर सकती हैं वो क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट। ओके, एंड देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट एंड नंबर 2 नेचुरल एनवायरनमेंट। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट, मस्नूई और कुदरती। मस्नूई का मतलब या आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, इंसानों का बनाया हुआ एनवायरनमेंट। सवाल यह है कि जब नेचुरल एनवायरनमेंट मौजूद है तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्यों बनाए जाते हैं? आजकल आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की जरूरत इसलिए पेश आती है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दुनिया में कम होते जा रहे हैं या एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। सही, एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी जो खत्म होने के दहाने पर हैं, खत्म हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए, उनको ग्रो करवाने के लिए, उनकी अफजाइश नस्ल करवाने के लिए आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाते हैं। और कभी कभी तफरीह और फन के लिए भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाते हैं। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे जू, ये जो चिड़ियाघर वगैरह होते हैं,
ये आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की एग्जाम्पल है। यहाँ पर मस्नूई माहौल क्रिएट किया जाता है लिविंग थिंग्स के रहने के लिए, एनिमल्स के रहने के लिए। उसके बाद सैंक्चुअरीज, सैंक्चुअरीज का मतलब होता है पनाहगाहें। मैंने बताया ना कि वो एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, खास तौर पर एनिमल जो खत्म होने के दहाने पर हो, एंडेंजर्ड हो, खत्म होने वालों हो, उनके लिए ये पनाहगाहें बनाई जाती हैं ताकि उनको महफूज किया जा सके, उनकी नस्ल को बचाया जा सके और वहां उन्हें ग्रो करवाया जा सके, उनकी अफजाइश नस्ल करवाई जा सके। और उसके बाद एक्वेरियम्स, ये जो मछली घरों में होते हैं, ये भी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की मिसाल है। एंड ग्रीन हाउस, ये पौधों के लिए बनाए जाते हैं, यहाँ पर प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है कि आर्टिफिशियली क्रिएट एनवायरनमेंट होता है जिसमें प्लांट ग्रो किए करवाए जाते हैं। उसके बाद नेचुरल एनवायरनमेंट तो आप जानते हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद एनवायरनमेंट्स हैं, जैसे पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स, वुडलैंड्स। पॉन्ड किसे कहते हैं? तालाब को। स्ट्रीम, नहरें, नदी नाले जो होते हैं। और वुडलैंड, ऐसे जंगल जहां दरख्त हो, बड़े बड़े लकड़ियां हो, मतलब दरख्त हो, वुडी प्लांट्स हो जहां पर। और सी, समंदर। और डेजर्ट, रेगिस्तान, इसके अलावा माउंटेन्स और बर्फानी इलाकों को भी आप ले सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट की एग्जांपल्स हैं। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट की एग्जांपल भी पता चल गई आपको और नेचुरल की एग्जांपल्स भी मालूम हो गए। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज।